स्त्रियों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम न केवल एनाटॉमिकली बल्कि फंक्शनली भी पुरुषों से काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बाहर से विजिबल न होने पर भी एक स्त्री के भीतर में सभी अंग शिशु के रूप में एक नए जीवन का निर्माण करने के लिए नेचर के एक सेंसिटिव और डिफ़िकल्ट लेकिन कुशल उपकरण की तरह कार्य करते रहते हैं। परंतु यह उपकरण अति संवेदनशील, सेंसिटिव और जटिल, डिफ़िकल्ट होने के कारण अनेक प्रकार से गड़बड़ियों का शिकार होने की संभावना भी रखता है। फलस्वरूप मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की गड़बड़ियाँ आमतौर पर देखी जाती हैं। विशेषकर आधुनिक अप्राकृतिक परिवेश में ये दोष कई स्त्रियों में जीवन पर्यंत लगातार परेशान करते रहते हैं। कई स्त्रियां लाज शर्म के कारण सहायता तथा सलाह तक नहीं लेती हैं। जब तक रोग बहुत कष्टप्रद न हो जाए तब तक वो इसके बारे में किसी से बात नहीं करती हैं तथा इसे एक सामान्य समस्या के तौर पर स्वीकार कर लेती हैं। इस बात के प्रति सजग भी नहीं रहती कि एक बेहतर स्वास्थ्य की अवस्था भी कभी प्राप्त की जा सकती है। वह इसे ही जीवन का एक रूप मानकर जिंदगी जीने लगती हैं। इतना जानना भी जरूरी है कि किसी स्त्री का मासिक धर्म हमेशा नियमित नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक चक्र में प्रत्येक जो साइकिल होता है पीरियड्स का अपने आप में एक नया तरीके से नए टाइम पर या एक दो दिन आगे पीछे होता रहता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। ये किसी रोग के लक्षण हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगातार अगर ऐसी दिक्कत बनी रहे तो उसे एक रोग माना जा सकता है। इसका ज़रूर डॉक्टर से परीक्षण होना चाहिए। इस मासिक धर्म में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, जिसका मैं आगे विवरण बताती हूँ। एमेंसियोमेंसियम यानी कि मासिक स्राव का न होना। टीनेज में पहुँचने से पहले और अधेड़ अवस्था के बाद तो पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मतलब रजोनिवृत्ति हो ही जाती है। ऐसा प्राकृतिक रूप से होता ही है। वे स्त्रियां जो प्रेग्नेंट हैं, जो बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उनको भी मासिक धर्म नहीं होता, लेकिन चिंता, परेशानी, भय, तनाव तथा भोजन या वातावरण में परिवर्तन भी इस स्राव को रोकने का कारण बन सकते हैं। इस समस्या का योग से निदान करने से पहले अपने हार्मोन्स की गड़बड़ी या आपको कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, इसकी जांच डॉक्टर से करा लेना उचित ही होगा। एमेंसियोमेंसियम की भी दो अवस्थाएं हैं। पहली प्राइमरी, जो कि टीनेज में बच्चों के पहुंच जाने के बाद भी 16 या 17 एज तक भी अगर पीरियड्स नहीं होते हैं तो इसे प्राइमरी अवस्था कहते हैं। ऐसा पोषक तत्वों की कमी या खुली धूप और उचित व्यायाम की कमी से भी हो सकता है। कब्ज रहना, तनाव के लक्षण भी बच्चों को पढ़ाई का तनाव हो जाता है, कैरियर का दबाव हो जाता है या कोई लैंगिक समस्या का मिला जुला रूप भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चियां मानसिक रूप से ज़्यादा आध्यात्मिक होती हैं, आध्यात्मिक मानसिकता वाली होती हैं, तो उनको भी देर से ऐसा हो सकता है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और जांच करके कारण को जानकर उसका उचित इलाज कराना जरूरी है। और कृत्रिम हार्मोन्स द्वारा मासिक धर्म तब तक नहीं कराना चाहिए जब तक कि आप पूर्ण रूप से सारी आशाएं छोड़ चुके हों, उसके बाद ही कराएं, नहीं तो योगाभ्यास द्वारा और भी डॉक्टरी सलाह द्वारा इसका उचित उपचार कराना चाहिए। दूसरा है इसके सेकेंडरी प्रॉब्लम जो होती हैं, जब एक बार मासिक धर्म शुरू हो जाता है लेकिन उसके बाद बीच में बंद हो जाता है तो उसको इस श्रेणी में रखा जाता है। गर्भावस्था या कोई दूसरा कारण न हो तो नियमित योगाभ्यास कार्यक्रम द्वारा इसको पुनः शुरू कराया जा सकता है। इस समस्या के मूल कारण अधिकतर स्थान, भोजन या दिनचर्या में परिवर्तन, मौसमी बुखार, कब्ज या तनाव जैसे कारण होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे विवाह के तुरंत बाद या कॉलेज के हॉस्टल में जाने से ही जो मस्तिष्क में जो हार्मोन्स का काम एकदम गड़बड़ा जाता है,
ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा, हमारी जो ये समस्या होती है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अटैच होती है। जैसा अगर मन पर कुछ, दिमाग पर दबाव बनता है तो पीरियड्स एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये इरेगुलरिटी आसानी से दूर हो सकती है। कभी कभी गर्भ निरोधक गोलियों के गलत उपयोग से भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है, अतः उनका सेवन बंद करने के बाद फिर से ये सामान्य हो जाती है। एक पूर्ण सात्विक और यौगिक दिनचर्या अपनाने से इसमें आहार, विहार, विचार, व्यवहार सभी का संतुलन हो, जो मासिक धर्म की समस्या है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाती है। उग्र योगाभ्यास या उच्च साधना कभी कभी पीरियड्स को कम या बंद कर देती है, परंतु यह किसी रोग की नहीं, लेकिन स्वास्थ्य की उच्च अवस्था की घोतक है। दूसरी इसकी एक अवस्था है डिसमेनोरिया, जो कि अधिकतर सभी को होती है। मासिक धर्म शुरू होने से पहले या दौरान होने वाली पीड़ा या समस्या को डिसमेनोरिया कहते हैं। यह भी एक बहुत आम समस्या है, जिसका एकमात्र इलाज योगाभ्यास कार्यक्रम को रेगुलर करना, इससे निदान हो जाता है, इससे आसानी से ही छुटकारा पाया जाता है। यह समस्या दो कारणों से हो सकती है। एक तो जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका बॉडी में बहुत ज़्यादा होने से, और दूसरा है गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं उनमें ऐंठन होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। दोनों ही अवस्थाएं श्रोणि प्रदेश के अंगों से संबंधित नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इस रोग में हमारी मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन का स्पष्ट रूप से बहुत प्रभाव दिखता है। हालांकि ये कोई आनुवंशिक रोग नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है। अगर मदर में ये प्रॉब्लम है तो डॉटर में भी आ जाती है। अगर एक लौती बेटी है तो समस्या और बढ़ जाती है। लेकिन देखा गया है कि वैवाहिक सुखी जीवन या मदरहुड के बाद ये समस्या खुद ही समाप्त हो जाती है। ये सभी तथ्य मानसिक परिवेश से प्रभाव को दर्शाते हैं। इसी का एक प्रकार स्पैस्मोडिक डिसमेनोरिया भी है। इसका विशिष्ट लक्षण है स्राव की शुरुआत में ही पेट के निचले भाग में बहुत तेज दर्द होता है, उल्टी जैसी महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। ये अधिकतर 25 वर्ष से कम अवस्था की, विशेषतः जिन लड़कियों की शादी नहीं होती उनको बहुत प्रभावित करता है। पहले बच्चे के जन्म के बाद ये समस्या खुद ही समाप्त हो जाती है। दूसरी अवस्था है कंजस्टिव डिसमेनोरिया। इसके साथ जो तनावपूर्ण परिस्थिति जुड़ी होती है, जिसे चिकित्सक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। निचली कमर एवं पेट में भारीपन तथा पीड़ा की स्थिति शुरुआत में होने से 3-4 दिन पहले से ही बनना शुरू हो जाती है। कुछ महिलाओं को वक्षों में, पेट और कभी कभी पूरे शरीर में सूजन एवं हल्का दर्द अनुभव होने लगता है। शरीर में पानी जमा होने से वजन भी 2-3 किलो तक बढ़ जाता है। उल्टी, सर दर्द, कब्ज या कड़ापन जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे विषम लक्षण निराशा और वीकनेस जैसी फील होने लगती है, जो इस काल में भावनात्मक उथल पुथल मचा देते हैं। जैसे ही स्राव शुरू होता है, यह शारीरिक और मानसिक भारीपन कम होने लगता है, तथा जब स्राव बहुलता से होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो लक्षण भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की समस्या रजोनिवृत्ति तक सभी उम्र की स्त्रियों को प्रभावित कर सकती है, तथा हर शिशु जन्म के उपरांत और भी बदतर हो जाती है। नियमित योगाभ्यास से इस समस्या का भी निदान आसानी से हो जाता है। मैंने खुद ऐसा अनुभव प्राप्त किया है अपनी कक्षाओं में। मैंने देखा है कि कुछ स्त्रियां, जिन्होंने मुझे खुद ही बताया कि उनको बहुत सारी दिक्कत, दर्द, परेशानियां थी, वो नियमित योगाभ्यास से दूर हो गई। इसी में एक और समस्या है अति रजस्राव, यानी बहुत ज़्यादा पीरियड्स का होना। इसमें सामान्य 4 से 6 दिन चलने वाली इस प्रक्रिया में 7 से 8 दिन भी लग सकते हैं, जिसे सामान्य नहीं माना जाता है। यदि अत्यधिक रक्तस्राव हो तो सर्वप्रथम डॉक्टर की सलाह लें। जांच द्वारा किसी गंभीर समस्या होने की संख्या जो है दूर कर लेनी चाहिए।
यह योग चिकित्सा शुरू करने से पहले लिया जाने वाला सबसे सुरक्षात्मक महत्वपूर्ण कदम है। उसके बाद ही योग चिकित्सा करनी चाहिए किसी स्पेशलिस्ट के निर्देशन में। मेंटली और फिजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से स्त्री के जीवन में रजो धर्म चक्र का समय एनर्जी को डिग्रेसिव डायरेक्शन में ले जाता हुआ तो दिखता है। इस समय की वास्तविक एक्सप्रेसिवनेस हमें अभी भी नहीं मालूम। शरीर और मन के ऊपर कॉन्शियसनेस का हाई लेवल और भी है। अपने व्यक्तित्व के इस अंतर जागृत पहलू को ना जानना हमारी परेशानियों का मूल कारण है। पौराणिक काल से ही प्रत्येक सभ्यता की इस बात को विशेष महत्व दिया गया है कि मासिक चक्र काल में स्त्रियों की कॉन्शियसनेस का जो इनएक्टिव भाग है खुल जाता है। इसलिए पारंपरिक तौर से इस काल के दौरान स्त्रियों को विशेष कर्मकांड अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है, जो अभी भी हमारे यहाँ कई जगह पालन की जाती हैं, लेकिन यह अपवित्रता का सूचक माना जाता है कि अपवित्र हो गई हैं स्त्रियाँ, इसलिए रसोई में नहीं जाएंगी, घर का काम नहीं करेंगी। लेकिन ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इस समय कॉन्शियसनेस का जो इनएक्टिव पार्ट है वो खुल जाता है और भी ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाती हैं स्त्रियाँ। आपने देखा होगा पीरियड्स के दौरान जो मूड स्विंग्स होते हैं उसका यही कारण है कि हमारी चेतना की अवस्था और ज़्यादा इस समय स्ट्रांग हो जाती है। आधुनिक शोधों से भी ये बात की पुष्टि होती है कि लगभग 70% स्त्रियों का मासिक धर्म चंद्रमा की कलाओं से जुड़ा होता है। 28 दिवस का चंद्र चक्र स्त्रियों के मासिक चक्र के निकट का तालमेल रखता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मासिक काल के दिन एक स्त्री के लिए बहुत शुभ एवं शक्तिशाली माने गए हैं। पीरियड शुरू होने के 3 दिन पहले से शुरू होकर स्राव के 5 दिनों तक तथा उसके बाद के शुरुआती 5 दिन, इस प्रकार कुल 13 दिन ऐसा समय है जब प्राकृतिक रूप से ही भावनात्मक एवं अंतःस्रावी संतुलन में ऐसा परिवर्तन आता है कि स्त्री की चेतना उच्च अवस्था को छूने लगती है। इस समय उसकी अंतर्दृष्टि व अंतर्प्रज्ञा, जिसे छठी इंद्रिया इंट्यूशन कहते हैं, प्राकृतिक रूप से अति क्रियाशील बन जाती है। यह काल जप ध्यान द्वारा आध्यात्मिक जागृति के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। देखा होगा कि पीरियड्स की जो भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले हार्मोन्स को का ही इसमें कारण माना जाता है। कोई भी डॉक्टर बोलती है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो इसलिए इस बीमारी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है योगाभ्यास। इसके द्वारा हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, स्वास्थ्य लाभ त्वरित दृष्टिगोचर होता दिखता है। इस प्रकार योग स्त्री के संपूर्ण जीवन काल में घटित होने वाली इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को शुरू होने से रजो निवृत्ति तक सुगमता से चलने व स्वस्थ रखने का एकमात्र माध्यम है। अनेक स्त्रियां यह प्रश्न पूछती हैं कि पीरियड्स के दौरान आसनों का अभ्यास करना सही होता है। हालांकि यह आवश्यक है कि किसी भी समय अत्यधिक जोर पड़ने वाले, पेट पर जोर पड़ रहा है या जो आसन उल्टे होकर किए जाने वाले हैं, ये नहीं किए जाने चाहिए। ये एक सामान्य सावधानी है, इसे छोड़कर कोई और कारण नहीं है कि आप अपना अभ्यास बंद कर दें। अधिकतर चिकित्सक अब यह मानते हैं कि मासिक चक्र के दौरान स्त्रियां किसी परिश्रम वाली गतिविधि में न केवल भाग ले सकती हैं, वरन वास्तव में उससे लाभान्वित भी हो सकती हैं। रजस्राव के दौरान सिर नीचे करने वाले आसन जैसे शीर्षासन एवं सर्वांग आसन वर्जित हैं, विशेषतः जब मासिक प्रक्रिया गड़बड़ हो। वज्रासन, शशांक आसन, मांजरी आसन, व्याघ्रासन एवं शवासन में उदर श्वसन करने से पीड़ा एवं ऐंठन कम करने में सहायता मिलती है। यदि पीड़ा रक्त की अधिकता के कारण होते हैं तो वैसा दर्द स्वतः ही रक्तस्राव के साथ कम पड़ जाता है और गर्भाशय के आकुंचन से यह स्राव अधिक तीव्र हो जाता है। इस बात से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मूल बंध का अभ्यास इस अवस्था में विशेष लाभकारी होगा। सावधानी ये रखनी चाहिए कि चक्कर या बेहोशी जैसे किसी लक्षण का आभास होता है तो अभ्यास तुरंत बंद कर दें। जैसा कि पहले बताया गया है, प्राइमरी इमेंसियोमेंसियम यानी कि जो किशोर अवस्था में लड़कियां होती हैं उनको पीरियड्स अगर ना हो रहा होता तो उन लड़कियों को मूल बंध का अभ्यास वर्जित है, उनको मना है इसको करना।
बारी आती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाकर 12 चक्रों तक अभ्यास कीजिए। आसनों में वज्र आसन, शक्ति बंध समूह के आसन, इसके अलावा वज्रासन समूह के वज्रासन, उष्ट्रासन, मांजरी आसन, व्याघ्रासन, शशांक आसन, सुप्त वज्रासन, शशांक भुजंगासन, पीछे झुकने वाले आसन जैसे भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, चक्रासन, कंधरासन, ग्रीवासन आदि करने चाहिए तथा अन्य अभ्यास पश्चिम उत्तानासन, मत्स्यासन, अर्धमस्तकासन, उत्थानासन, ताड़ासन, पादहस्तासन, हनुमानासन। सिर नीचे करके किए जाने वाले आसन करना विशेष लाभदायक है क्योंकि इससे प्रजनन अंगों से रक्त का प्रवाह उल्टी दिशा में होता है एवं अवरोधक मलों का निष्कासन होता है। साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इन आसनों को जिस समय पीरियड्स होते हैं उस समय नहीं करना चाहिए। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, उज्जयी, भ्रामरी के साथ साथ इससे सरदर्द, माइग्रेन, तनावपूर्ण स्थितियाँ दूर हो जाती हैं। मुद्रा में विपरीत करनी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, योग मुद्रा का अभ्यास उचित होगा। षट क्रिया में जल नेति का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। कुंजल, लघु संघ प्रक्षालन हफ्ते में 2 बार या जैसी आवश्यकता हो। पेट में कब्ज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, जिससे दर्द एवं ऐंठन बदतर हो जाते हैं। इसलिए कब्ज को दूर करना इलाज का आवश्यक एवं प्राथमिक कार्य है। शिथिलीकरण में योग निद्रा एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास है। और इसके बाद भोजन संपूर्ण संतुलित शाकाहारी भोजन होना चाहिए, महिलाओं के लिए उपयुक्त होता है। आधुनिक शोधों में यह माना गया है कि मांसाहारी भोजन करने वाली स्त्रियों के निम्न अंगों में रक्तस्राव की मात्रा एवं अवधि बढ़ जाती है। मासिक धर्म से पूर्व के दिनों में उपवास या अत्यंत हल्का भोजन जिसमें मसाले, तेल, मांस एवं दूध न्यूनतम मात्रा में हो लेने की विशेष बात कही जाती है। कई स्त्रियों का अनुभव है कि उनकी पीड़ा और जो अधिक रक्तस्राव की जो मात्रा में 50% से भी अधिक लाभ मात्र भोजन के परिवर्तन कर देने से महसूस हुआ है। भोजन हल्का, शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी हो जिसमें फल, अनाज एवं हल्की उबली हुई सब्जियां प्रचुरता में होनी चाहिए। मासिक धर्म से पूर्व दिनों में यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैकल्पिक तौर पर रजस्राव के 1 दिन पूर्व एवं शुरू के 1 या 2 दिनों में मात्र फलाहार लें। चाय, कॉफ़ी, उत्तेजक, मादक पदार्थ, अप्राकृतिक रूप से भोज्य पदार्थ, मांस, मछली बिल्कुल बंद कर दें। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो भोजन में बहुत बदलाव करें। अन्य सुझाव में पर्याप्त मात्रा में खुली हवा का सेवन, व्यायाम करें, साथ ही पर्याप्त आराम मासिक धर्म की संतुलित बनाने के लिए आवश्यक है। शरीर और पैरों को यथासंभव ठंड से बचा के रखें और उदर पर सेक करने से दर्द में राहत मिलती है। आशा है ये भाग भी मेरा आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा। और इन जो भी मैंने योगाभ्यास बताए हैं इनका भी मैं विस्तृत रूप से एक एक करके वीडियो बनाऊंगी जिससे आप सबको इसको करने में आसानी हो। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इन आसनों को नहीं बता सकती हूँ, सिर्फ फ़ोटो के माध्यम से आपको बता रही हूँ। और क्योंकि सबको आता ही होता है इसलिए इससे आसानी होगी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने से बच जाएगा। वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। तो धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।